हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी में वापस से। यहाँ पे मैं हिंदी में रोज़ आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। ये वीडियो आज से मैं लंबी बनाऊँगा ताकि आपको सुनने में भी मज़ा आए और ये आपको क्वालिटी भी इम्प्रूव करके देगा। नहीं तो मैं रोज़ दो दो वीडियो बनाता था जिसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी और आप लोगों को भी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। तो आज से मैं खाली एक ही लंबी वीडियो बनाऊँगा जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मैं दोनों का ध्यान रखूँगा और आपको बेस्ट स्टोरीज़ का आनंद लेने में आपकी मैं मदद करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। आज की हमारी स्टोरी अगली कहानी है ज़मीर की। हालांकि ज़मीर वैसे तो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बुरी आदत थी कि वो लोगों में बड़ाई मारता फिरता था। उसे बड़ाई मारने की इतनी बुरी आदत थी कि जिसकी इम्तिहान वो था तो एक मिडिल क्लास लड़का, लेकिन दिखाता ऐसा था कि उससे बड़ा पैसे वाला दुनिया में और कोई नहीं। और इसी का फ़ायदा उसके दोस्त अक्सर उसको उठाते थे। जब भी ज़मीर आता तो वो लोग ज़मीर का खूब मजाक उड़ाते थे। ज़मीर की एक बहुत बुरी आदत ये भी थी कि वो बड़ाई मारकर अक्सर भूल जाता करता था, जिससे दूसरे लोगों को और भी ज़्यादा हंसने का मौका मिलता था। ज़मीर का एक बहुत ही अच्छा दोस्त अकरम था, जो कि एक ज़मीर की बुराई को अक्सर छुपाया करता था। हालांकि बाद में अकेले में वो भी बहुत हंसा करता था। देखा जाए तो अकरम के अंदर भी एक बहुत बड़ी कमी थी। शायद इसी वजह से उसे शादी के रास्ते में आ रहे थे, क्योंकि वो था तो साहब 25 साल का, पर पता नहीं ऐसी स्किन की क्या डिजीज़ थी उसे, जिसके कारण उसके चेहरे पर एकदम बुढ़ापे जैसा लगता था और उसी जवानी में उसके सर के बाल भी झड़ गए थे। तभी ही दोनों की ज़िंदगी में एक लड़की आई। लड़की का नाम हीना था। वो लड़की दोनों से ही प्यार का झूठा नाटक करती थी। बात को कुछ मुश्किल से एक ही हफ्ता हुआ लगा और दोनों दोस्तों के बीच में अभी से ही दरारें पड़ने लगी थी। शायद उसी लड़की की वजह से ये नोकझोंक हुई थी कि एक बार अकरम ने उस लड़की को पार्क में मिलने को बुलाया। उस लड़की की एक बहुत ही बुरी आदत ये थी कि वो कभी भी दिन के समय मिलने नहीं आती थी। वो आती थी तो उसे वो सांवली रंग की थी। वो अक्सर शाम के टाइम ही अकरम से ज़मीर से मिलने जाती। अकरम और ज़मीर दोनों ही ये बात को सोचते कि दिन के समय क्यों हमसे मिलने नहीं आती है, और दोनों ही लोग काफ़ी परेशान रहते थे। कि तभी अकरम ने ये बात अपने एक मौलाना को बताई, क्योंकि हो सकता है अकरम ने हीना में कुछ अजीब गरीब चीज़ देख लिया था। उस मौलाना ने अकरम को एक तावीज़ दिया और बोला कि ये जब भी हिना तुमसे मिले तो उसके गले में बांध देना, या फिर ये तावीज़ को उसके बदन पर कहीं पर भी टच कर देना, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो। अकरम भी इस बात को मान गया। एक शाम की बात है कि अकरम से मिलने तकरीबन 9:30 बजे के करीब हिना आई। हिना अक्सर पार्क में भी ऐसी जगह बुलाती थी या फिर ऐसी जगह मिलती थी जहां आसपास कोई ना हो। अकरम ने जैसे ही उस तावीज़ को हिना के आँख लगाया तो तावीज़ में से आग निकलने लगी और तावीज़ ऐसी गर्म हो गई जैसे मानो अब भी पिघलता हुआ लोहा अकरम ने हाथ में रख लिया हो। अकरम की चीख निकल गई और ये देखकर वो हिना, जो कि अब तक बिल्कुल ठीक थी, वो एकदम से भड़क उठी और ज़ोर से अकरम के छाती पर लात मारा, जिससे अकरम बहुत दूर उड़कर गिर गया। इसके बाद अकरम ने अपने आंखों से देखा कि हिना की आंखों में से आग के गोले निकल रहे हैं और उसकी शक्ल अब और भी ज़्यादा बदल गई है और इतनी डरावनी लग रही थी कि जिसकी इंतहा नहीं। और फिर वो एकदम से गायब हो गई। अकरम ने ये सारी बात देखा और जाकर मौलाना को भी बताया और इसी के साथ साथ अपने दोस्त ज़मीर को भी बताया। ज़मीर हालांकि पहले तो मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने दोस्त की बात कैसे न मानता, इसीलिए उसे मानना ही पड़ा। फिर उस मौलाना ने कहा कि ये कोई लड़की नहीं है, ये बल्कि एक जिन्नी है जो कि तुम दोनों के अपना शिकार बनाना चाहती है और वो तुम दोनों को इतने आसानी से नहीं छोड़ेगी।
जब तक ये तुम दोनों को जान से ना मार दे। अगर तुम दोनों को इससे छुटकारा पाना है तो या तो इस जिन्नी को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा या फिर इसे किसी बोतल में कैद करना पड़ेगा। मौलाना की ये बात सुनकर दोनों ही जन इस बात पर मान गए कि उस जिन्नी को कैसे भी एक बोतल में कैद करना जाए। फिर मौलाना ने दोनों को एक रात 11:30 बजे अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि आते आते हीना को भी बोलते हुए आना। दोनों ही जनों ने वैसे ही किया। जब दोनों जन मौलाना के पास पहुँचे तो मौलाना ठीक कब्रिस्तान के गेट के पास खड़े हुए थे और मौलाना दोनों को अंदर आने का इशारा कर रहे थे। दोनों जन मौलाना के साथ अंदर तो चले गए। ये देखकर हीना भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गई। हीना को तो वो दोनों का लड़कों का शिकार करना था। अंदर जाने के बाद मौलाना ने पता नहीं कौन सी दुआ दवी सुनाई और जिसके बाद एक कब्र पे से मिट्टी उठाया और मिट्टी उठाकर उस लड़की के आंख पर फेंका, जिसके बाद वो जलते हुए चिल्ला रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे आंख पर पानी डाल दो, मैं जलना नहीं चाहती हूँ। मौलाना ने कहा अगर जिंदा बचना चाहती हो तो आ जाओ इस बोतल के अंदर, और उसे मजबूरन वो मौलाना की बात माननी ही पड़ी। वो जिन्नात या जिन्नी उस बोतल के अंदर चली गई। मौलाना ने उस बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और एक कब्र जो कि काफ़ी टाइम से खोदी नहीं थी, उस कब्र में जाकर उस बोतल को काट दिया और इस कब्रिस्तान की कब्र कबूत ने कहा कि आज के बाद ये कब्र को कभी मत खोलना, और अगर इसे खोदना है तो ध्यान रखना कि इसमें ये कांच की बोतल कभी नहीं फूटना चाहिए, क्योंकि अगर ये बोतल फूट गई तो फिर से ये दोनों को लड़कों की जान खतरे में आ जाए। उसके बाद अकरम और ज़मीर दोनों ही बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। आज तो दोनों की शादी हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली कहानी। तो बढ़ते हैं हमारे आज की दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों हमारी आज की अगली कहानी रितेश की है। रितेश जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, इसी के साथ साथ उसे जब भी कोई दूसरा काम मिलता तो वो भी कर लेता था। एक बार की बात है कि उसके एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। वो काफ़ी खुश था, शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। उसे पहले उसे इतना कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं मिला था। रितेश हंसी खुशी उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद वो जब बिल्डिंग का काम शुरू करने लगा तो पता नहीं क्यों पहले ही दिन से उस बिल्डिंग को बनाने में अजीब अजीब दुर्घटना घटने लगी। कभी कोई आदमी छत से गिर जाता, कभी किसी की मौत हो जाती, कभी किसी के हाथ टूट जाता। रितेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। वो हमेशा ये सभी बातों का गुस्सा अपने वर्कर्स पे ही निकाला करता था कि तभी एक दिन उसकी माँ ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और उससे सारी पूछताछ करने लगी, जिस पर रितेश ने अपने माँ से सारी सच्चाई कहा। माँ ने कहा हो सकता है उस बिल्डिंग में ही कोई बुरी आत्मा का वास हो जो तुमसे ये चाहती है कि तुम वहाँ पर बिल्डिंग मत बनाओ। रितेश ने अपने माँ से कहा कि वो आत्मा या फिर वो साया क्यों ऐसा चाहती है, मैंने तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ा। जिस पर उसकी माँ ने कहा ये सारी बाद में करेंगे, पहले ये पता करो कि क्या वो तुम्हारे से पहले भी वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर उस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था जो कि उस बिल्डिंग का अधूरा ही छोड़कर भाग गया हो। रितेश को भी लगा कि माँ के बातों में दम है और मुझे पहले यही करना चाहिए। रितेश उसी बिल्डिंग के आसपास जाकर सबसे पूछताछ की तो उसको बाजू में जो कि बिल्डिंग बन रही थी ठीक बगल में ही एक छोटी सी टपरी थी चाय की। उस टपरी वाले ने बताया कि साहब आपसे पहले 3 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आकर चले गए हैं। तीनों ने बिल्डिंग बनाने के लिए इतनी कोशिश की पर सब नाकाम हो गए। उनके साथ अजीब चीज़ें हो रही थी जिनकी वजह से उनको छोड़कर जाना पड़ा, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता। वो मान ही नहीं रहता। उसने बिल्डिंग पर 3.5 महीने काम किया, लेकिन जब उसने देखा कि अब वो आत्मा या फसाया उससे खुद तकलीफ़ पहुंचाना चाह रही है, तब जाके उसने
अक्ल में ये बात आई और सब यही नहीं, 3.5 महीनों में 4 मौतें हुई हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। लेकिन रितेश पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि ये ज़िंदगी का उसके सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और वो जानता था कि इसी के बाद शायद उसका करियर भी बन जाएगा। इसीलिए रितेश ने घर आकर इस सारी बात अपने माँ को बताई। माँ ने कहा, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि उस बिल्डिंग पर आत्मा या साया किसका है और क्यों है। इसके बाद ही हम उस आत्मा को वो बिल्डिंग से हटा सकता है। रितेश को उसके माँ ने कहा कि ये काम तो तुझे ही मालूम करना होगा। रितेश बताता है कि एक रात में वो इस बिल्डिंग के पहले माले पर जाकर बैठ गया। हालांकि बिल्डिंग पूरी बनी भी नहीं थी, सिर्फ दूसरे माले का स्लैब आया था। रितेश जब पहले माले पर बैठा था, चारों तरफ एकदम घना अंधेरा था कि तभी देखा उसने एक औरत जो कि काफ़ी अजीब दिख रही है। एक हाथ से मोमबत्ती पकड़ी है और दूसरे हाथ से मोमबत्ती के ऊपर साया कर रही है, ताकि हवा से वो मोमबत्ती ना बुझ जाए। और धीमे धीमे चलते हुए वो बिल्डिंग के कोने तक गई। उसके बाद उसने वहाँ पर पड़ा एक डब्बा उठाया और उस डब्बे में जो घासलेट था उसको पूरा अपने आंख पर उड़ेल दिया। उसके बाद उसने मोमबत्ती से अपने आप को आग लगा दी और चिल्लाते हुए जलते हुए वो वहाँ से गिर गए। रितेश भागते हुए वो कोने पे गया और नीचे देखा तो नीचे तो कोई औरत नहीं थी और ना ही किसी की जलने की कोई निशान थी। रितेश ये देखकर तो घबरा गया। वो तुरंत ही घर लौटा, जाकर अपने माँ को ये सारी बात बताई, जिस पर उसकी माँ ने कहा कि शायद अब इसका कोई तोड़ निकल सकता है, या फिर यूँ कहिए कि इसका उपाय अब हम निकाल सकते हैं। माँ ने पास के मंदिर के पंडित जी से ये बात कह दी। पंडित जी ने कहा कि उस बिल्डिंग में जो आत्मा है, और जैसे कि आपके बेटे ने देखा है, तो इससे यही पता चलता है कि उस बिल्डिंग में जो कोई भी आत्मा है, उस आत्मा की कोई भी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, या फिर यूँ कहिए कि उसे इंसाफ नहीं मिला था। ये दोनों में से ही कोई एक बात होगी, या फिर जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ेगी, या फिर उसकी कोई ख्वाहिश बाकी है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती वो इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ेगी। रितेश ने जी जान की ताकत लगाकर ढूंढने की कोशिश की, जिसके बाद उसे ये पता चला कि उस बिल्डिंग में जो आत्मा थी, या फिर जिस औरत को उसने देखा था, वो औरत एक प्रेग्नेंट औरत थी। पर उसके साथ उसके आदमी ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। वो औरत दरअसल वही थी, जब वो बिल्डिंग नहीं बन रही थी तब वो और उसका आदमी उसी बिल्डिंग में मजदूरी के काम किया करते थे। एक रात वो आदमी ने खूब सारी दारू पीकर उसे बहुत मारा और उसे बच्चे को गिरा देने को कहा, जो कि उसे मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने अपने आप पर घासलेट डालकर खुद को आग लगा दी थी। यह बात जब रितेश को पता चली तो अब रितेश ने पंडित जी को कहा कि अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। पंडित जी ने एक बहुत ही बड़ा हवन रखा और रितेश बताता है कि पंडित जी उस रात इस बिल्डिंग में अकेले ही अंदर थे। वो अंदर जाकर पता नहीं काफ़ी घंटों के बाद बाहर निकले, बल्कि जब वो बाहर निकले तब तकरीबन सुबह हो चुकी थी। पंडित जी की हालत देखकर लग रहा था कि अंदर वो बहुत बुरी आत्मा या साया उसने पंडित जी को बहुत सताया है। रितेश ने काफ़ी पूछा, पर पंडित जी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि आज के बाद वो साया या फिर वो आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। वो तो वैसे भी परेशान नहीं करता अगर उसको इंसाफ मिल जाता। आज उसे इंसाफ मिल गया है। और जब रितेश ने अंदर जाकर सुबह में देखा तो वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। यह आदमी शायद वही था जिसने अपने बीवी को खुद पर घासलेट डालकर आग लगाने पर मजबूर कर दिया था। हो सकता है कि इस औरत ने या फिर उस आत्मा ने अपना बदला पूरा कर लिया है, इसलिए वो इस बिल्डिंग को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। जिसके बाद रितेश ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और वो एक आज बहुत खुश है।
तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अगली कहानी की तरफ। तो हमारी आज की अगली कहानी है अलीशा ने भेजी है, जिसको आरजे बनने का बहुत शौक था, यानी कि रेडियो जॉकी। वो नई नई मुंबई में रेडियो जॉकी की नौकरी के लिए आई थी और उसकी खुशनसीबी ये थी कि उसे जॉब भी लग गई थी। लेकिन शुरुआत में पगार काफ़ी कम रहने की वजह से उसे एक पीजी में रहना पड़ रहा था, और वो पीजी काफ़ी दूर था, काफ़ी अलग था, लेकिन बहुत सस्ते में उसे मिल गया था। शुरुआत में उसे पगार दस दस ही हज़ार थी, जिसमें से उसे खर्चे को पैसे रखना था और पीजे के भाड़ा भी देना था। अलीशा बताती है कि पीजे का रेंट सिर्फ 3,000 था। मैं बहुत खुश थी कि मुंबई में ऐसे कोई रेंट पे घर मिल जाए इतना सस्ते में, तो और क्या ही चाहिए। अलीशा बताती है कि उसके साथ पीजी में कुल मिला के सिर्फ 5 लड़कियां और रहती थी। हालांकि पीजे तो 10 कमरे का था, लेकिन ये पांचों लड़कियां एक ही कमरे में रहती थी, और बहुत ही बड़ा सा कमरा था। यानी रात में तो क्या, दिन में भी उस कमरे में अकेले रहने के लिए डर लगता था। पीजे के आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी, और हाँ, छोटी मोटी चाय की टपरी थी जो शाम में 7-8 बजे बंद हो जाती थी। उसके बाद एक अजीब सा गहरा सन्नाटा और अंधेरा छा जाता था। रात के समय उसे बहुत डर भी लगता था। वह अक्सर दोपहर में ही 4-5 बजे अपने घर चला जाया करती थी, जिसके बाद उसे उतरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि रात का खाना तो यह सभी लोग अंदर ही खा लेते थे। अलीशा को मुंबई में आए हुए तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके थे, और उसने अब तक मुंबई को पूरा नहीं देखा था। रेडियो जॉकी थी, इसलिए आसपास जहाँ पर उसे ऑफिस था, उसी के आसपास के लोग उसके दोस्त बन गए। एक बार सभी दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले जाए। इसी बहाने अलीशा मुंबई भी देख लेगी। सभी दोस्तों ने अलीशा को लेकर घूमने चलने का घूम कर वापस आए। तब रात के 10 बज चुके थे। अलीशा पीजे में जाने वैसे ही बहुत डरती थी, और उस रात तो मानो उसे बेइंतहा डर लग रहा था। उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए भगवान को मन में याद करते हुए यही सोच रही थी कि अब क्या करूं मैं कैसे अपने पीजे तक पहुंचूं, क्योंकि जहाँ तक रिक्शा वाला उन्हें रुका कर उतार देता था, वहाँ से 100 मीटर तक पैदल चलना पड़ता था। रात के समय वहाँ कुत्ते बहुत होते थे। अलीशा को भूतों का डर तो बाद में लगता था, पर पहले तो उसको कुत्ते से ज़्यादा डर लगता था। ये डर हमेशा रहता था क्योंकि कब कौन सा कुत्ता उसे काट लेता था। तो जब अलीशा रात के समय धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा ही रही थी, यानी कि पीछे की तरफ आगे बढ़ रही थी, ठीक तभी ही उसने महसूस किया कि एक आदमी जो कि उसके पीछे पीछे चलते हुआ आ रहा था। आते आते अलीशा को देखकर मुस्कुराने लगा, और पता नहीं उसने अलीशा के मन की बात कैसे जान ली। अलीशा को देखकर कहने लगा कि तुम्हें कुत्ते से डर लग रहा है ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे कुत्ते कुछ नहीं करेंगे। अलीशा बताती है कि अब तक जो कुत्ते चुप थे, वो क्यों पता नहीं उस आदमी को देखकर ज़ोर शोर से भौंकने लगे, और इतने भौंकने लगे जिसके इंतहा में कुछ कुत्ते तो रोने भी लगे। जैसे ही पीछे नज़दीक आ गया, तो पीछे की खिड़की में खड़े उसकी 1 से 2 दोस्त, जो कि अलीशा को ही देख रही थी, उसने खिड़की से आवाज़ लगाई कि अलीशा जल्दी से आ जा, काफ़ी लेट हो चुका है, खाना भी नहीं खाया हमने तेरे लिए। अलीशा ने वह सब हाथ का इशारा किया और अपने पीजी में चली गई। हालांकि जब अलीशा उस आदमी को थैंक यू बोल रही थी, तो उसने उस आदमी से एक हाथ भी मिलाया था। उस आदमी का हाथ ऐसा ठंडा था कि मानो अलीशा ने बर्फ़ के ऊपर हाथ रखा था। अलीशा रूम में जाकर अपने दोस्तों को सारी बात बताने लगी, जिस पर उसके दोस्तों ने कहा, नहीं, तेरे साथ तो कोई भी नहीं आदमी था, तू बिल्कुल अकेले आ रही थी, और तू इतने दूर से आ रही थी, हम लोग तुझे तब से ही देख रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन तू हवा में किसी से बात कर रही थी जो हमें समझ में ही नहीं आया। अलीशा ने ये हादसे के बाद इतना डर गई थी कि उसे 1 हफ्ते तक बुखार आ गया था। उसके बाद जैसे ही वो ठीक हुई, उसने तुरंत ही उस पीजी से अपना घर बदल लिया था, और जाकर अपने रेडियो स्टेशन के नज़दीक में
एक रेंट पर घर ले लिया था। अब अलीशा बिल्कुल ठीक है और शायद अब उसे डरने की भी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कुछ सच्ची कहानियाँ जो आपको शायद तक पसंद आ चुकी है। तो अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई है और आप और सारी स्टोरीज़ देखना चाहते हो, वो भी डेली, रोज़ सुबह दोपहर में 12 बजे तक, तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ, ताकि आप भी डरें और आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी डराएं। तो मिलते हैं हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।